हेलो बच्चों, in this video I am going to discuss the very first chapter of the class 12th NCERT, that is solid state। और जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर क्लास 9th में पढ़ाया गया है। वहाँ आपने पढ़ा था मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द थ्री, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। तो you are very much aware that the matter can be classified। मैटर का जो क्लासिफिकेशन है 3 पार्ट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस आपका पढ़ा हुआ है। ये तीनों आपने पढ़ा है। एंड व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यू हैव ऑल्सो लर्न दैट। तो उसके बारे में यहाँ कोई बात ना करते हुए और आपका समय पूरी तरह से बचाते हुए एनसीईआरटी में देखिए, यहाँ पे आप इस पेज पे देख रहे होंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड स्टेट इट इज़ मेंशन एंड द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड स्टेट। यहाँ दिया हुआ है, दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंसेज होती हैं दे आर वेरी वेरी शॉर्ट। फोर्सेस, चूँकि डिस्टेंस बहुत कम है तो डेफिनेटली जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा इट विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और आपका सॉलिड जिन पार्टिकल से मिलके बना है, ऑफ कोर्स अगर आपका वो एलिमेंट होगा तो वो एटम से मिलके बना होगा, कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, ठीक है, या आपका आयन से मिलके बना होगा। तो इन पर्टिकुलर जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है, एकदम फिक्स होती है, बिकॉज दे आर टाइटली पैक एंड दे कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा वाइब्रेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दे आर फ्री एंड अलाउड टू मूव हियर एंड देयर जस्ट लाइक द द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द गैसेस। एंड चूँकि यहाँ पे जो इंटर पार्टिकल जो फोर्स है या जो तुम्हारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, डिस्टेंस बहुत कम है, ऑल द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड टू ईच अदर, हेंस दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो आपके एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, जो आपके सॉलिड्स हैं, दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द amorphous and the crystalline solid। ठीक है, again repeating, the solids are further classified into the amorphous and crystalline solid। और इसका जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस आप पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए यहाँ पे आई वुड लाइक टू शेयर द टेबल which is given in the NCERT। here you can have ये जो टेबल यहाँ पे है इसमें आप देख सकते हैं, दिस इज टेबल नंबर 1.1, टेबल नंबर 1.1, एंड दिस इज रिलेटेड टू द डिफरेंस बिटवीन और डिस्टिंक्शन बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। 1 by 1 हम लोग एक एक करके आराम से देखेंगे। ठीक है, अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो इन सॉलिड्स का जो शेप होता है, ज्योमेट्रिकल जो शेप होता है, वो एकदम फिक्स होता है। दैट्स वाई हियर इट इज़ मेंशन डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप। यहाँ पे इन सॉलिड्स का जो शेप होता है इट इज़ इर्रेगुलर, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं ऑब्जर्व प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट की, तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एकदम शार्प होता है। ठीक है, और एकदम मतलब पर्टिकुलर होता है। लाइक इफ़ आई से कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ए है और उसका मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री है, सो डेफिनेटली द पर्टिकुलर सॉलिड ए विल मेल्ट्स एट 120 डिग्री। ना तो वो 119 पे मेल्ट करेगा, नो 121 पे, यानी 121 पे भी नहीं करेगा, वो 119 पे भी नहीं करेगा। इट विल शार्पली मेल्ट एट 120 डिग्री। जबकि आपके जो एमॉर्फस होते हैं वो अगर आप उन्हें मेल्ट करने के लिए अगर गर्म करते हैं
तो पता चलता है कि वो गर्म करने पे, मेल्ट करने के पहले मुलायम होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी पॉलीथीन की अगर आप बात करें, प्लास्टिक की अगर बात करें, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। पता चला अगर आपने उसे गर्म किया तो रादर देन मेल्टिंग दे स्टार्ट गेट सॉफ्टेन, वो मुलायम होना शुरू करेंगे, सिकुड़ना शुरू करेंगे, तब कहीं जाके थोड़े देर बाद या थोड़े समय के बाद कहीं जाके वो मेल्ट करना शुरू करेंगे। तो ये जो सेकेंड पॉइंट है वो इसी को डिस्कस कर रहा है। क्लीवेज प्रॉपर्टी की अगर बात करें, यानी अगर हम तोड़ के या काट के किसी टूल से अगर उसे काट के देख पाएँ क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो जितने भी पार्टिकल्स टूट के बनेंगे, या आप काट के जितने भी पार्टिकल्स में उसको तोड़ते जाओगे, हर पार्टिकल का जो नया बनने वाला जो पार्टिकल है काटने के बाद, दे डू हैव द स्मूथ एंड द प्लेन सरफेसेस। जो भी नया बनेगा पहले तो वो आइडेंटिकल बनेंगे, एक जैसे ही दिखाई देंगे, और सबके सरफेस प्लेन होंगे और स्मूथ होंगे। जबकि अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हो, तो यहाँ पे जब आप उसको किसी टूल से काटोगे जिसकी एज शार्प है, तो वो 2 पीस में कटेंगे ज़रूर, या जो 2 या 2 से ज़्यादा पीस जिसमें भी अगर आप काट रहे हैं, लेकिन जो उनके सरफेसेस होंगे पहले तो वो एक दूसरे से एकदम मिलते जुलते नहीं होंगे, दे आर नॉट आइडेंटिकल रिगार्डिंग देयर शेप। दोनों 2 या 2 से ज़्यादा जो भी पार्टिकल आपके कट के बनेंगे, और दोनों एक दूसरे से एकदम मैच नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं है, मैच कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और उनकी जो सरफेसेस होंगे दे आर इर्रेगुलर। फाइन। हीट ऑफ फ्यूज़न की बात करें, अगेन मेल्टिंग पॉइंट की तरह, जस्ट लाइक मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूज़न आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है, एकदम सेट होता है। ठीक है, कि वहाँ पे मान लीजिए कि 200 किलो जूल है पर मोल हीट ऑफ फ्यूज़न, तो वो उतना ही होगा, न उससे कम न ज़्यादा। लेकिन इनका जो हीट ऑफ फ्यूज़न होता है वो डेफिनेट नहीं होता है। इनका हीट ऑफ फ्यूज़न एक लॉन्ग रेंज को फॉलो करता है, कि ये 200 से लेके 250 या 150 से लेके 215 के रेंज में शो कर सकते हैं। एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी जो ये वर्ड यहाँ पे है, इसको मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए, इसके लिए आप NCERT में यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ गिवन इन द NCERT। हियर यू कैन सी क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं ये एनिसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द एनिसोट्रॉपिज्म या एनिसोट्रॉपी। ये एनिसोट्रॉपी क्या होता है कि अगर आप किसी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनकी वैल्यू मेज़र करना चाहते हैं, और आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में इनकी वैल्यू मेज़र कर रहे हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में, और आप जब वैल्यू मेज़र कर रहे हैं तो आप डायरेक्शन बदल के मेज़र कर रहे हैं। व्हेन मेजर्ड अलॉन्ग द डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम क्रिस्टल, उतने ही क्रिस्टल में आप बार बार डायरेक्शन चेंज करके अगर ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, इन्हें मेज़र अगर आप कर रहे हैं, और जब भी आपने डायरेक्शन चेंज किया, ठीक है, तो यू हैव ऑब्टेन द डिफरेंट वैल्यूज़। इस तरह का जो फेनोमेना होता है दैट इज़ नोन एज एनिसोट्रॉपिज्म, एंड द सब्सटेंसेस विच possesses these kind of the property are known as anisotropic in nature, anisotropic, and this is due to the phenomena what, anisotropism। ठीक है, इसको यहाँ क्या बोलेंगे, phenomena by which the same crystal will show the different value for the the same physical property whenever measured along the different directions are known as anisotropism। और जो नेचर है सब्सटेंस का, दैट इज नो सब्सटेंसेस आर नोन टू बी एनिसोट्रॉपिक। तो इसका मतलब हो गया कि आप अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ठीक है, आप अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये सारी वैल्यूज़ की, जहाँ यहाँ देखिए, अगर आप एनिसोट्रॉपिक यहाँ लिख रहा है, इसका मतलब है कि अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या और भी जितनी प्रॉपर्टीज़ ऊपर मेंशन है उन्हें डिफरेंट डायरेक्शंस में मेज़र करते हैं, तो यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यूज़। यहाँ पे वैल्यूज़ क्या होंगी, बदलती जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आइसोट्रॉपिज्म क्या होता है, अगर आप किसी दिए हुए पर्टिकुलर सॉलिड में
ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, इनकी वैल्यू मेज़र करते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शंस। बार बार आप डायरेक्शन बदल रहे हैं और उन्हें मेज़र कर रहे हैं, बट हर बार आपको जो वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू क्या मिल रही है, यू गेट द सेम वैल्यूज़। जब भी आप डायरेक्शन बदलें तो आपको वैल्यू सेम ही मिल रही है। तो इस तरह का जो फेनोमेना होता है, दिस फेनोमेना इज़ नोन एज व्हाट, आइसोट्रॉपिज्म। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिज्म, एंड द सब्सटेंसेस आर नोन टू बी आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है, दूसरा आपका जो प्रॉपर्टी है वो आप देखिए आराम से इसको। नेक्स्ट है कि नेचर जो है, नेचर की बात करें तो दे आर दी ट्रू सॉलिड्स। ट्रू सॉलिड्स है ना, ट्रू सॉलिड्स का मतलब जो भी तुम्हारा सॉलिड की जो पिक्यूलियर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्रिस्टलाइन उन्हें फॉलो करता है, लेकिन आपका कौन फॉलो नहीं कर पाता है, आपका एमॉर्फस फॉलो नहीं कर पाता है, एंड हेंस दे आर नोन एज स्यूडो या सुपर कूल लिक्विड्स। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका ग्लास। ठीक है, और अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल की अगर हम बात करें, ये समझना सबसे ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, अगर आप बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, अगर हम बात करते हैं तो इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयन हो, जो भी हो। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें कि हमारा कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है ए बी, तो इसमें अगर आप देखेंगे, अगर अरेंजमेंट की हम बात करें, ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, ए आया, बी आया, ए आया, बी आया, ये ए बी ए बी ए बी ए बी करके कॉन्टीन्यूअस रिपीट हो रहा है। देयर विल बी नो चेंज। काफ़ी दूर तक या काफ़ी लंबे अगर आप देखते हैं इसको, तो ये जो है कि सेम अरेंजमेंट आपको उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में सेम, यू विल हैव द सेम काइंड ऑफ द अरेंजमेंट, देयर इज़ नो चेंज, ए के बाद बी ही आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि द पार्टिकल का अरेंजमेंट इज़ फॉलोइंग द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो ये किस केस में देखा जाता है, ये देखा जाता है आपका क्रिस्टलाइन के केस में, ऐसा ही हम देखते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं एमॉर्फस सॉलिड की, अगर हम बात करें कि एमॉर्फस सॉलिड में कैसे होते हैं पार्टिकल्स अरेंज, तो ऐसा नहीं है। अगर आप बात करें कि हमारा ये भी जो सॉलिड है ना, यहाँ पे आपका ये भी मान लेते हैं कि अमॉर्फस वाला भी ए बी से ही बना है, तो यहाँ पे शॉर्ट रेंज का मतलब क्या है, कुछ दूर तक तो ए बी है ना फॉलो होगा। पता चला, देखिए ये फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं फॉलो कर रहा है, ये अपने सेट पैटर्न को कुछ दूर तक फॉलो करेगा, है ना। ये पता चला कुछ दूर तक फॉलो किया, लेकिन उसके बाद फिर गड़बड़ हो गया। उसके बाद पता चला आपको सिर्फ बी 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 दिखाई दे रहा है, या ए ऐसे करके। फिर से पता चला ए बी दिखाई दिया, फिर से पता चला बी 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 दिखाई दे रहा है, ठीक है, ए दिखाई दिया, फिर ए बी। यानी ये जो पैटर्न है उसको बहुत दूरी तक या बहुत लंबे में फॉलो नहीं कर पाते हैं। सो ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया आपने कि क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स एज अ क्रिस्टलाइन एंड द एमॉर्फस। फाइन। उसके बाद आप आराम से देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, ये आप एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे एक मिनट आप रुक जाएंगे। हम लोग थे पेज नंबर, यहाँ पे थे हम लोग, ये यस। सो हियर यू कैन सी द few examples of what, the few examples of the that is your amorphous solid, that is glass, rubber, plastics, you know, जिन्हें हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। दे आर द गुड एग्जाम्पल। amorphous silicon is one of the best photovoltaic material available for conversion of the sunlight into the electricity. So these are the few examples of the amorphous solid. And in the very next video, I'm going to discuss what I'm going to discuss next. I'm going to discuss the classification of the crystalline solid, और उस पर्टिकुलर वीडियो में आई विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर टेबल, और एक एक प्रॉपर्टी को आराम से डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।